को विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर भी बताते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। यहां पर छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई है। कार से दो लोग आए और छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई है। छात्रा को घसीटकर कार में बैठाने की कोशिश की गई है। छात्रा की चीख पुकार सुनकर लोगों ने कार को घेर लिया और लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया है, पुलिस को सौंप दिया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के चेतकपुर इलाके की यह घटना है। दतिया जिले के इंदरगढ़ की यह छात्रा रहने वाली है। अब आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है कि क्यों इसको अगवा किया जा रहा था। पुरानी पहचान है, रंजिश है, क्या बात है, क्यों इस वारदात को ये अंजाम दे रहे थे, आखिर वजह क्या थी। लेकिन और इनका रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा, आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार से दो लोग आए और लड़की को अगवा कर ले जाने की कोशिश करने लगे। छात्रा ने चीख पुकार मचाई तो लोगों ने कार को घेर लिया और दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। ये अभी सूचना मिली थी कि चेतकपुरी तिराहे के पास एक मारुति वैन से एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया था। वो रिश्ते में उसके मामा की लड़की, मतलब उसका जीजा लगता था। अब किन परिस्थितियों में कैसे वो करना चाह रहा था ये तहकीकात से पता चलेगा। और बाकी ये बच्ची अपने पिता का इंतज़ार कर रही है, उसके बाद फिर FIR और आगे की कार्रवाई। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? उस पर एक चाकू मिला है। आरोपी सर पकड़ा है? आरोपी को पकड़ के ले आए थे साथ में। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सुशील, क्या है ये पूरा मामला, क्या हो गया और कौन लोग ये थे जो अगवा कर रहे थे? देखिए, ग्वालियर के चेतकपुर इलाके का पूरा ये वाकया है और शाम के वक्त का समय था। यहाँ एक जो छात्रा थी वो आई थी, खड़ी हुई जैसे ही ऑटो से उतरने के बाद उसी दौरान कार से दो लोग आए और उन्होंने उस छात्रा को जबरदस्ती घसीटकर कार में बैठाने की कोशिश की और डरा धमका कर चाकू की नोक पर छात्रा को घसीटकर कार में बैठा भी लिया था। जब छात्रा ने चीख पुकार मचाई तो उसी दौरान वहां आसपास जो लोग मौजूद थे वो लोग दौड़े, उन्होंने कार को घेर लिया। कार को घेरने के बाद जो आरोपी थे उसमें कार में, उन दोनों के पास से एक चाकू भी छुड़ा लिया लोगों ने। इसके साथ ही छात्रा के साथ और इन दो आरोपियों को लेकर लोग जो है पुलिस को सूचना देने के साथ ही झांसी रोड थाने पहुंचे। थाने में इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो छात्रा है बताया जा रहा है कि वो दतिया जिले के इंदरगढ़ की रहने वाली है और ये लोग कौन हैं इनके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। और ये भी पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि कहीं ये युवती के जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। तो क्या पूरी वजह है अपहरण की और कौन ये लोग हैं, इसका खुलासा पुलिस करेगी, पूछताछ कर रही है। साथ ही छात्रा के जो परिजन है और वो भी इंदरगढ़ से ग्वालियर आने वाले हैं और उनके आने के बाद ही छात्रा की तरफ से शिकायत इस मामले में दर्ज कराई जाएगी और पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई करेगी। लेकिन ये शाम के वक्त जो है बीच सड़क पर अपहरण की कोशिश थी, लेकिन लोगों की जागरूकता के चलते इस छात्रा का अपहरण होने से बच गया। साथ ही जो दो आरोपी थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। ये अंकल, ये ड्राइवर का मोबाइल है, गाड़ी का ड्राइवर चला भाग गया है और ये इनका मोबाइल। और सतना से बड़ी खबर बताते हैं, पन्ना रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हंगामा हो गया। कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। विवाद और मारपीट का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत कर दी है और घटना के CCTV फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं। फुटेज सामने भी आए हैं, जो मारपीट की घटना सामने आ रही, साफ तौर पर देख सकते हैं। भीड़ लग गई, यहां पर मजमा लग गया और अलग अलग जगह जो CCTV लगे हुए थे वो भी सामने आए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की गई, लेकिन क्यों मारपीट की गई, विवाद की वजह क्या थी, ये कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस से शिकायत कर दी गई है। पन्ना रोड स्थित पेट्रोल पंप पर यह पूरा हंगामा हुआ है और देख सकते हैं आप, यहां पर लाठी भी हाथ में लेकर और लाठी भी मारी गई है। अब ये लोग कौन है मारने वाले और क्या वजह है ये मारपीट करने की, इसके पीछे क्या कारण था, ये सारी जानकारी लेते हैं। शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता सतना से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ सामने आए वजह, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेट्रोल पंप संचालक ने ये CCTV उपलब्ध पुलिस को कराएं, लेकिन वजह क्या थी, क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सतना का जो सतना पन्ना रोड पे पेट्रोल पंप है, रजा पेट्रोल पंप, वहां का मामला है।
और ये जो जानकारी सामने आई है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो आरोपियों की पहचान पतेरी निवासी मंगल कोल और उसके साथियों के रूप में हुई है। और ये शराब के आदी हैं, दबंग हैं और इन पर कई मारपीट के आरोप लगे हुए हैं। और जो जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ दिन पहले ये मुफ्त में पेट्रोल भराने गए थे और पेट्रोल संचालक ने मुफ्त में पेट्रोल देने से मना कर दिया था। इससे नाराज थे और इसके बाद इन्होंने अपने साथियों को जोड़ा और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ न केवल मारपीट की है बल्कि पेट्रोल पंप के जो ऑफिस है उस पर तोड़फोड़ की है। इस पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है और पेट्रोल पंप संचालक ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से कर्ज माफी का दांव खेला है। कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस पर सीएम ने पलटवार किया और कहा कि इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं। एमपी में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रदेश में डिफाल्टर किसानों की संख्या 34 लाख बताई। साथ ही उन्होंने डिफाल्टर किसानों की संख्या बढ़ने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कमलनाथ ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। डिफाल्टर किसानों पर पीसी शर्मा ने भी कमलनाथ का समर्थन किया। कहा कांग्रेस सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसान कर्ज माफी योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्जा फिर से माफ किया जाएगा। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो 55 लाख किसानों का कर्जा माफी का काम उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसमें 27 लाख का हो गया था और 11,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ हो गया था। लेकिन जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी कर्ज माफी की किसानों की, उनको खाद नहीं मिला, वो उनको फसल का पैसा नहीं मिला, वो वजह है कि आज 35 लाख किसान डिफाल्टर हो रहा है। इस सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जिम्मेदारी है। इनको उन डिफाल्टर किसानों का पूरा कर्जा तुरंत माफ करना चाहिए। कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आजकल रोज एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं। चुनाव के लिए कमलनाथ आजकल रोज एक ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट। कभी कहते हैं किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है नहीं। पहले का 10 दिन में माफ करेंगे, डिफाल्टर किसानों ने इनको बना दिया। कभी कहते हैं बेरोजगारों को नौकरी दे दूंगा। 1.25 साल में कितनी दी? 1.25 नौकरी नहीं दी। ढोर चराने की ट्रेनिंग जरूर कमलनाथ दे रहे थे। तीर्थ दर्शन यात्रा इनने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसी योजनाएं बंद कर दी थी। लेकिन अब और कुछ नहीं करना, जनता के बीच जाना भी नहीं, बस एक ट्वीट करना। कांग्रेस से बड़ी झूठी पार्टी और कोई नहीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ किसानों की कर्ज माफी का वादा करके सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहे, लेकिन 15 महीने बाद ही सिंधिया के पाला बदलने से कुर्सी गंवानी पड़ी। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने कर्ज माफी का दांव खेला है, जिस पर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। एक बार फिर प्रदेश में रासुका लगाए जाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं और इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश सरकार को जमकर निशाने पर लिया है, लेकिन बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। देखिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण धर्मांतरण के बाद अब रासुका को लेकर सियासी पारा चरम पर है। प्रदेश में रासुका लगाने की अधिसूचना पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है, ये लोकतंत्र विरोधी कानून है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाने की फिर से कोशिश की है। ये बता रहा है कि जिस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया, आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। युगों से घबराकर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी है, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास
भूपेश बघेल कर रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रासुका केंद्र का कानून है और ये रिन्यूअल होता रहता है, इसमें हाय तौबा क्यों? बीजेपी के लोग भ्रम फैला रहे हैं। अरुण साहब जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, मैं भी पूछ रहा था भाई। और हर प्रदेश में होता है, कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि रासुका लगाना सरकार की तानाशाही है। कांग्रेस आदिवासी समाज की आवाज को दबाना चाहती है, जिसका बीजेपी विरोध करती है। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। रासुका मामले पर बीजेपी के आरोप पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के लोग कानून का सम्मान नहीं कर रहे। देश में संविधान में, कानून में जो भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया, उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतरण करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतरण करेगा, तो उसके ऊपर कानून होगा। फिर इनको क्या डर? इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग, ये धर्मांतरण 4 साल में, मैं छत्तीसगढ़ का बात नहीं करता, लेकिन बस्तर का मैं प्रभारी मंत्री, बस्तर का नेता होने के कारण वहाँ एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो ये क्यों डर रहे भाई? इनको कानून को सम्मान करना चाहिए। अभी लगा नहीं है, इनको पेट दर्द क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये केंद्र का कानून है, बीजेपी खत्म करा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब मोहब्बत हो जाती है तो 7 समंदर पार की दूरी भी छोटी पड़ जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के युवक को एक विदेशी महिला से हुआ प्रेम और फिर प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि प्यार शादी तक आ गया। गाना तो बिल्कुल सही है, चलो इश्क लड़ाएं सनम, लेकिन ये इश्क लड़ाने की नहीं बल्कि इश्क को अंजाम तक ले जाने की बेला है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये दुल्हन कोई आम दुल्हन नहीं है, ये विदेशी दुल्हन है जो 7 समंदर पार से आई है। दरअसल राजनांदगांव के रहने वाले भावेश को 7 समंदर पार फिलीपींस की रहने वाली जेझल से मोहब्बत हो गई और देखते ही देखते मोहब्बत का रंग इतना गहरा हो गया कि दोनों ने वैवाहिक बंधन में बंधने का फैसला ले लिया। साथ रहते रहते ही तब मेरा हायर स्टडीज़ भी कंप्लीट हुआ और हम लोग सेम कंपनी पे काम करते करते रिलेशन पे भी आए और लगभग एक साथ हम लोग को 5 साल लगभग हो गया। फिर जब हम लोग का प्लान था वो कंट्री छोड़ने का, तो हम लोग डिसाइड किए कि शादी करेंगे। ये शादी भारतीय और हिंदू रीति रिवाज से हुई, जिसमें हल्दी की रस्में हुई, संगीत का कार्यक्रम भी हुआ। शादी के जोड़े में दुल्हन को तैयार किया गया और शहनाई भी बजी। पूरा परिवार और समाज के लोग इस शादी के साक्षी बने। बता दें कि भावेश मर्चेंट नेवी की तैयारी करने के लिए मुंबई गए थे। वहीं पढ़ाई पूरी होने के बाद भावेश को कतर में मर्चेंट नेवी की नौकरी मिली, जहां उनकी मुलाकात उनकी कंपनी में कार्यरत उनकी राजकुमारी से हुई और फिर इस मुलाकात को मोहब्बत के पंख लग गए और ये वही राजकुमारी है जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसके साथ भावेश 7 फेरे लेकर अलविदा न कहने की कसमें खा रहे हैं। India is very good and the culture is very rich.
and like very different from my country. Like from the roads, it's really different. There was cows everywhere. In my country, it's very hard to find cow anymore. इन्हें देखकर इतना ही कह सकते हैं कि जब इश्क का परवान चढ़ता है तो धर्म, जात, सरहदें सब पीछे छूट जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजनांदगांव से राकेश यादव की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया गया। एमपी में भी कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान सियासतदानों ने भी पतंग उड़ाई। एमपी में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई तो घर की छतों पर लोगों ने पतंगे उड़ाई। सियासतदानों ने भी पतंगे उड़ाई और पेच भी लड़ाई। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई, साथ ही गिल्ली डंडे पर भी हाथ आजमाया। कार्यक्रम का आयोजन कनकेश्वरी ग्राउंड पर किया गया था। यहाँ महापौर पुष्पमित्र भार्गव के साथ कैलाश विजयवर्गीय पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाते दिखे। इस दौरान उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं भी दी। मंच पे हमारे नेताओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं सब देवियों को प्रणाम करता हूं। हमारी मातृशक्ति आगे सुबह सुबह आ गई है, इन सबको भी प्रणाम करता हूं। सबके लिए आने वाला वर्ष मंगलमय हो। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य के उगते ही शिप्रा के घाटों पर नहाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भक्तों ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी में स्नान और दान करने के बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं धार्मिक नगरी ओरछा में भी लाखों लोगों ने मकर संक्रांति पर्व पर बेतवा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। बेतवा नदी में स्नान के बाद लोग भगवान राम राजा सरकार के दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद संक्रांति मेले का भी आनंद लिया। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भगवान राम राजा सरकार हर मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं मंडला में भी मकर संक्रांति को लेकर नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद दान किया। पड़ोसी जिले बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा के साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग नर्मदा दर्शन, स्नान और पूजन करने पहुंचे। खरगोन के प्राचीन ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर में भी मकर संक्रांति की धूम रही। कल रात में मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के बाद आज सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति के पर्व पर सुबह से ही नवग्रह जो देश का एकमात्र मंदिर है, ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु यहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान नवग्रह के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं कर रहे हैं। किस प्रकार की आस्था है यहाँ पे जो नवग्रह मंदिर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सूर्य की पहली किरण आती है, फिर पूरा नवग्रह मंदिर के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फिर मकर संक्रांति के पर्व पे सभी इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे कथा करवाते हैं। खरगोन के नवग्रह मंदिर में आज करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। ये सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर है और इसलिए इसका विशेष महत्व है। सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर है। इस सूर्य प्रधान होने के कारण ही सूर्य के उत्तरायण काल में यहाँ पर पूजन और दर्शन का विशेष महत्व है। ये सूर्य प्रधान मंदिर है और इसलिए जो है मकर संक्रांति के पर्व पर इस देश के एकमात्र मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। भारत ने वनडे इंटरनेशनल इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। भारत टीम के 391 रनों के लक्ष्य के सामने श्रीलंकाई टीम 73 रनों पर ही सिमट गई। पहले बैटिंग करते हुए इस तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने रनों का अंबार खड़ा कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया है जो आज तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। भारत ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रनों से हरा दिया। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। भारतीय गेंदबाजों के सामने
श्रीलंकाई बल्लेबाजों की एक ना चली और पूरी टीम 73 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की 7 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत की जीत की नींव भारतीय बल्लेबाजों ने रखी। विराट कोहली ने अपने करियर का 46वां शतक लगाया और 166 रनों की शानदार पारी खेली। कोहली ने 110 गेंदों की पारी में 13 चौके और 8 छक्के जमाए। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों ही रहे। उन्होंने सीरीज में 283 रन भी बनाए, इसमें 2 शतक शामिल हैं। विराट ने श्रीलंका के खिलाफ अपना 10वां वनडे शतक जमाया। यह इस फॉर्मेट में किसी भी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले ये रिकॉर्ड विराट और सचिन के नाम संयुक्त रूप से था। इस मैच से पहले विराट ने श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 शतक जमाए थे। वहीं सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 वनडे शतक जमाए थे। शुभमन गिल ने 116 रनों की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में 42 रनों की पारी खेली। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। भारत ने श्रीलंका से 23 साल पुराना हिसाब चुकता किया है। वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम को सबसे बड़ी हार 2000 में श्रीलंका के खिलाफ ही मिली थी। तब श्रीलंका ने टीम इंडिया को 245 रनों से हराया था। साल 2000 में शाहजहां में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने सनत जयसूर्या के 189 रन के शतक की बदौलत 299 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम मात्र 54 रन पर ही सिमट गई थी, लेकिन अब भारत ने श्रीलंका को उसकी सबसे बड़ी हार थमा दी। न्यूज़ 18 एक दशक, 2 दशक नहीं, कई दशक गुजर गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से रेल नहीं गुजरी। रेलवे लाइन विस्तार का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था। अंग्रेज चले गए, लेकिन निर्माण अधूरा ही है। पीढ़ियों के इंतजार की ये रिपोर्ट जरा देखिए। उम्मीद की ये कहानी दशकों पुरानी है। साल 1932, तब देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी सरकार एक तरफ दमन कर रही थी, दूसरी तरफ अपनी सुविधाओं के लिए सेवाओं का विस्तार भी। उस कोशिश का उदाहरण है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेलवे लाइन विस्तार के लिए बनाए गए ब्रिज के ये पिलर। इलाके से रेल गुजरे, क्षेत्र का विकास हो। जो उम्मीद अंग्रेजी शासन के दौरान ही लोगों ने पाली थी, वो आज भी बनी हुई है। नहीं है साधन, इधर बलरामपुर साइड में है, फिर इधर नदी में भी दिक्कतें होता है, इस पर उस पर जाने आने में सब बहुत फायदा मिलता है। आने जाने के लिए सब चीज सुविधा हो जाता है। उम्मीद है, लेकिन कब होगा ये मालूम नहीं, पता नहीं। आप भी कह रहे थे कि आपको भी इस रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहित किया गया था, मुआवजा मिला था। और जमीन कौन आपसे अधिग्रहित किया था और कितने का मुआवजा मिला था? जमीन अधिग्रहित कर लिया गया था और मेरे को 2200, मैंने पूर्वज लोग बताते हैं कि 2200 रुपया मिला था। ग्रामीण बताते हैं कि अंग्रेजी रेलवे सरकार ने उनके पूर्वजों से जो जमीन अधिग्रहित की थी, वो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें मुआवजा भी दिया गया था। किसी को धन के रूप में चांदी के सिक्के, तो किसी को नगद राशि। जिनके पुरखों ने इलाके में रेल के लिए सरकार को जमीन दी, दशकों बाद आज उनकी पीढ़ियां इसी उम्मीद में हैं, इलाके से रेल गुजरे तब जाकर कुछ भला हो। मुआवजा दिया गया था। कितना मुआवजा? मेरा को जैसे एकड़ में 36 रुपया की 38 रुपया करके इसे चांदी का सिक्का मिला था। रेल लाइन का विस्तार होता तो हम लोग को बहुत फायदा होता, काम भी मिलता और आने जाने के लिए बहुत सुविधा होता। अब कब होगा इसका तो कोई पता नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल के समय रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था। आज 8 से 10 दशक बीतने को आए, लेकिन अब तक रेल लाइन यहाँ पर विस्तार नहीं हो सका। अंग्रेज भारत छोड़ चले गए और रेल लाइन का कार्य अधूरे में लटक गया। कहीं ना कहीं लगातार इस मांग को उठाई जाती है कि बरवाडी से अंबिकापुर रेल लाइन को जोड़ी जाए, लेकिन अब तक वह मांग पूरी नहीं हो रही है। ग्रामीणों को आज भी यह उम्मीद है कि रेल लाइन का विस्तार होगा और क्षेत्र का विकास होगा। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हेडलाइंस